हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक हम लोग का रहेगा मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। ठीक है। सर कॉलिजन के लिए कितना पेज छोड़ दे? कोलिजन के लिए भी आप कुछ 5 6 8 पेज छोड़ दीजिए, लगभग 7 8 पेज छोड़ दीजिए। चलिए, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, दैट इज द फर्स्ट अंडरस्टैंड द टॉपिक। व्हाट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टी? मैकेनिकल प्रॉपर्टी होता क्या है? मैकेनिकल प्रॉपर्टी का मतलब हो जाता है कि जब भी आप किसी भी मटेरियल के ऊपर आप फोर्स लगाते हो तो वो मटेरियल जो प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है दैट इज कॉल्ड एज मैकेनिकल प्रॉपर्टी। ठीक है। अब किसी भी मटेरियल के ऊपर जब आप फोर्स लगाएंगे तो उस मैटर के अंदर जो कुछ भी फिजिकल प्रॉपर्टी डेवलप होगा या जो कुछ भी प्रॉपर्टी वो शो करेगा दैट विल बी कॉल्ड एज मैकेनिकल प्रॉपर्टी। मैकेनिकल प्रॉपर्टी वैसे बहुत सारे हैं, उसमें से कुछ एग्जांपल जो है जो हमारे काम का है वो है स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, हार्डनेस, टफनेस। ये सारी चीजें शायद आप लोग पहले सुने होंगे। हार्डनेस वगैरह तो आप लोग सुने होंगे कि बहुत टफ मटेरियल है, बहुत हार्ड मटेरियल है ना, इलास्टिक मटेरियल है। तो ये सारी चीजें आप लोग सुने हो जरूर, पर उसका यूजेज, उसका एप्लीकेशन आप ज्यादा नहीं जानते हो। वाई दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट? देखो, ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि आप इस टॉपिक को मतलब आप यूं समझ लीजिए कि आज से पहले ना 9th में पढ़े होगे ना 10th में पढ़े होगे। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ये सब सारे टर्म्स आप 9th 10th में शायद पहले कभी नहीं पढ़े होंगे। ये स्टार्ट ही होता था इंजीनियरिंग में। ये जो हम लोग जो पढ़ रहे हैं क्लास 11th और 12th लेवल में जो भी है, ये सबसे बेसिक लेवल होगा। इसका यूजेज इतना वास्ट है कि आप कोई भी चीज डिजाइन करने जाते हो, एनीथिंग यू वांट टू प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर करने जाते हो, तो आप उस प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करना चाहते हो। आप यू नो टू स्टडी अबाउट द मैटर। आप उस मटेरियल के बारे में स्टडी करना चाहते हो जिसका आप यूज करने जा रहे हो। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको कोई ब्रिज डिजाइन करना है, आपको ब्रिज डिजाइन करना है, तो ब्रिज के ऊपर कितनी गाड़ियां पास होंगी, उस गाड़ी के ऊपर मैक्सिमम लोड कितना होगा, गाड़ी जब बम्प करेगा, मतलब यू नो कभी कभी गाड़ी ऐसे ही ठोकर खा करके जंप कर जाता है, फिर वहां से नीचे गिरता है, इसके वजह से जो इम्पल्सिव फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा। तो अगर आपने कोई स्ट्रक्चर तैयार किया, अगर आपने कोई स्ट्रक्चर तैयार किया तो उस स्ट्रक्चर पर मैक्सिमम फोर्स कितना लगेगा, उस फोर्स को क्या ये मैटर सस्टेन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। कि आप जो उस पर गाड़ियां चलने वाली है या जो भी उस पर वो जो फोर्स लगने वाला है, क्या वो मैटर आपका उतने फोर्स को वो सस्टेन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो अल्टीमेटली हम लोग फोर्स के बारे में स्टडी करते हैं, फोर्स के बारे में स्टडी करते हैं कि साहब कितना फोर्स होगा, क्या होगा। किसी भी मैटर का किसी फोर्स के अगेंस्ट वो कितना वो फोर्स सस्टेन कर पाता है या नहीं कर पाता है, दैट कैन बी डिसाइडेड बाय, यस रॉबिन, न्यू टॉपिक, दैट कैन बी डिसाइडेड बाय द मैकेनिकल प्रॉपर्टी। आप जो भी मटेरियल इस्तेमाल करने वाले हो उस मटेरियल का आपको ये सारी चीजें मिल जाता है। स्ट्रेंथ दिया रहेगा, इलास्टिसिटी, मतलब इन सब का एक मॉडुलस वैल्यू होता है, विल डिस्कस लेटर इन दिस टॉपिक। वो कांस्टेंट वैल्यू, वो मॉडुलस वैल्यू आपको बताया जाता है जिससे आप आइडिया लगा सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट कितने फोर्स को सहन कर सकता है। एनीथिंग यू वांट टू डिजाइन, कोई भी ऑटोमोबाइल है, अगर आप ऑटोमोबाइल डिजाइन करना चाहते हो, आप एरोप्लेन डिजाइन करना चाहते हो, आप लैपटॉप बनाना चाहते हो, आप मोबाइल बनाना चाहते हो, एटलीस्ट जो भी उसमें आप मटेरियल इस्तेमाल करने वाले हैं, जब तक आप उसका मैकेनिकल प्रॉपर्टी के बारे में आप स्टडी नहीं करेंगे तब तक आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। इंडिया के पास जो इंडिया हम लोग जेट इंजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं,
that engine function is almost ready, where we fall down is the requirement of the material. मटेरियल अपने को ऐसा चाहिए जो कि हाई टेम्परेचर पर हाई फोर्स को भी बियर कर सके। तो हम लोग अभी तक उस तरह का मटेरियल हम लोग डिजाइन नहीं कर पाए हैं, करेक्ट। तो वो चीज अभी भी हम लोग जेट इंजन का हम लोग मतलब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पा रहे हैं। रीजन ये है कि से ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, इसका जो हायर लेवल है वो आपको बाद में पढ़ने को मिलेगा। हमारे लेवल पर हमें बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में पढ़ना है, ज्यादा कुछ इसमें स्टडी करने के लिए है नहीं, बट फिर भी जितना भी है इम्पोर्टेंट है। जेई पॉइंट और नीट पॉइंट से व्यू से देखें तो इससे क्वेश्चंस का बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है ना, बट जितना भी है आपको बहुत कम समय स्टडी करके ये टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। सो होपफुली कि ये टॉपिक आप लोगों के लिए इजी लगे। विल स्टार्ट दिस टॉपिक। मैकेनिकल प्रॉपर्टी आई थिंक समझ में आया होगा आपको कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी अगेन फिर से बोल देता हूं कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप फोर्स लगाते हैं, उस फोर्स के वजह से उस मटेरियल के अंदर जो भी प्रॉपर्टी डेवलप होगा उसी को हम लोग कहते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, मैटर। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर तो हम लोग बचपन से जानते हैं, पढ़ते आए हो तुम लोग मैटर के बारे में, है ना। मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच कैन ऑक्युपाई ए स्पेस आर कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज जो कि स्पेस ऑक्युपाई करता है आर कॉल्ड मैटर। एनीथिंग हेलो सर, हाँ जी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी से एक बार रिपीट करिए। ये है मैकेनिकल प्रॉपर्टी। किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो, उसके वजह से जो भी इस मटेरियल के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज डेवलप होता है, या जो भी वो फिजिकल प्रॉपर्टी शो करता है, एग्जिबिट करता है, शो करता है, दैट प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एज मैकेनिकल प्रॉपर्टी। ठीक है। एग्जाम्पल सामने लेट से आया क्या बे? सर लेट से आया क्या रवि तुम? तो 5 मिनट लेट हो गया। हाँ, यही किया करो जिंदगी में, किसी को आगे मत बढ़ने देना। मैथ क्लास में भी 3 टॉपिक पीछे ही लेके जाते हो तुम लोग खाली। सर हाँ बोलो। सर प्लास्टिसिटी क्या होता है? हम लोग ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे विनय। ये सारी चीजें मैं ऐसे ही नहीं लिखा हूँ, इन सारी चीजों का इस्तेमाल है, इन सारी चीजों के बारे में मैं डिस्कशन करूंगा आगे भी। हार्डनेस के बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, टफनेस नहीं करूंगा, बट इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी इसी पर तो पूरा ये टॉपिक बेस्ड है। विल डिस्कस इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी बोथ फ्यू स्लाइड्स आफ्टर। 2-3 स्लाइड के बाद ही हम लोग डिस्कस करेंगे। आते टॉपिक पर। सो मैटर का मतलब क्या हो गया? एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस, विच ऑक्युपाई space and have mass are called matter। ये तो 9th में पढ़ा होगा ये डिफिनेशन, कॉल्ड मैटर। हम लोग इसी को मैटर कहते हैं। ठीक है। मतलब मुझे डिफिनेशन से नहीं है, मतलब है मुझे कि मैटर, आपको पता है कि ये 3 तरह का होता है। एक्चुअल में 4 तरह का होता है, बट अपने को चौथे के बारे में स्टडी ज्यादा करना नहीं होता है। पहला जो मैटर का जो टाइप है ये है सॉलिड। ठीक है, पहला हो गया सॉलिड। अब जो सॉलिड होता है, सॉलिड भी 2 तरह का होता है। सॉलिड का मैं प्रॉपर्टी नहीं डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि प्रॉपर्टी आप लोगों को पहले से पता है। डिफिनिट वॉल्यूम होता है, डिफिनिट शेप होता है, हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, हाई इंटर एटॉमिक फोर्स होता है, दोनों के बीच में इंटर एटॉमिक स्पेस कम होता है।
These all are basic thing. Do you need to revise that? क्या मुझे उसको बताना नो चाहिए सर। क्या कि सॉलिड, No, sir. लिक्विड और गैस में क्या डिफरेंस होता है? आई नो होप सर कि ये आप लोग तो इतना तो कम से कम बेसिक जानते ही हो। ओके, सॉलिड देखिए दो तरह का होता है। एक सॉलिड जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, है ना, या आप बोलते हो कि क्रिस्टल सॉलिड, क्रिस्टल सॉलिड। और दूसरा जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड। आप लोग ये भी पढ़ चुके हो ना, Yes, मतलब sir. केमिस्ट्री में तो आप लोग पढ़ ही चुके होगे ये सब, Yes, sir. एमॉर्फस सॉलिड कब कहाँ क्या है। कहाँ हाँ हाँ कर रहा है एमआरपस हाँ, आपने हम लोग को पढ़ा है? पढ़ा है नो सर, सर, नहीं पढ़े हैं, नहीं पढ़े। हम लोग को बताए पूछो पहले चैप्टर में। हम सब नहीं पढ़े। ओके, कोई बात नहीं, हम लोग उतना ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है, बस आप जान लीजिए कि एक एमॉर्फस सॉलिड भी होता है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? क्रिस्टल सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड के बीच में डिफरेंस ये है कि जो क्रिस्टल सॉलिड होता है ना, हैज ए रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्रिस्टल सॉलिड हम लोग उसको बोलते हैं जिसका रेगुलर अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का। इट हैज रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स, जो भी कह सकते हो। इसमें रेगुलर अरेंजमेंट होता है। रेगुलर अरेंजमेंट का मतलब क्या हो गया कि जो एटम है या तो वो क्यूब क्यूब की तरह अरेंज होंगे, या तो वो क्यूबॉइड की तरह अरेंज होंगे, या वो टेट्राहेड्रल शेप में होंगे, कुछ इस तरह से पिरामिडल शेप में होंगे, मतलब कोई एक हेक्सागोनल शेप, बहुत सारा ऐसा शेप है। तो एक रेगुलर अरेंजमेंट होगा, एक रेगुलर पैटर्न में उसके जो एटम्स के अरेंजमेंट होगा वो मिलेगा इन क्रिस्टल सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड में ऐसा नहीं है, इरेगुलर अरेंजमेंट होता है, इसी को हम लोग कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड, है ना, इरेगुलर अरेंजमेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो, जो हमारे घर में जो लुकिंग मिरर होता है उसका ग्लास, और जो गाड़ी में जो विंडशील्ड आप जिसको बोलते हो कि मतलब गाड़ी का जो शीशा होता है, फ्रंट पैनल, उसका जो शीशा होता है वो क्रिस्टल होता है। घर में जो सॉलिड, घर में जो ग्लास होता है वो एमॉर्फस शेप का होता है। पहचान इसका यही है कि जब भी आप क्रिस्टल को तोड़ेंगे, ये छोटे 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 इक्वल शेप में, इक्वल पार्टिकल्स में टूट जाएगा। जैसे घर में चीनी है, तो चीनी को आपको क्या लगता होगा कि चीनी को छोटे छोटे टुकड़ों में वैसा काट करके और डिजाइन किया जाता है इक्वल पार्ट्स में। मिश्री घर पे खाते हो ना, मिश्री चीनी, तो चीनी को क्या हम लोग डिजाइन करते हैं क्या कि उसको छोटे छोटे टुकड़ों में पहले तोड़ देते हैं, उसके बाद बैठ करके उसको रगड़ते होंगे, एक एक साइज का, एक बराबर साइज का बना करके तब आपको भेजा जाता है ताकि अच्छा लगे। इज दैट मैटर्स? नहीं, जो चीनी होता है वो भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। जब उसको आप तोड़ेंगे तो वो भी छोटे 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 इक्वल पार्ट्स में टूट जाएगा, तो वो आपका चीनी बन जाता है। आप सॉल्ट देख लीजिए, सॉल्ट का भी जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। सारे सॉल्ट को अगर आप ध्यान से देखिएगा, एक एक छोटे छोटे सॉल्ट के टुकड़े को, तो सबका साइज लगभग एक बराबर होगा, एक जैसा होगा, है ना। आप उनको जब जम जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, सॉलिड बन जाएगा, जिसको बोलते हैं ना कि नमक है ढेला बन गया, जब आप देखेंगे तो वो भले ही किसी शेप का बन जाए, लेकिन जब आप अगेन उस ढेले को तोड़िएगा जो पत्थर शेप का बन जाता है, तो फिर से वो छोटे 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 इक्वल शेप के पार्टिकल्स में टूट जाएंगे। रोड पर देखा होगा गाड़ी का शीशा टूट के गिरे हुए, दैट ऑल आर इन इक्वल शेप्स। तो वो क्यों होता है? क्योंकि उनके पास जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर शेप में होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है। एमॉर्फस में इरेगुलर अरेंजमेंट होता है ना। तो वी विल मोस्टली डिस्कस अबाउट योर क्रिस्टल सॉलिड, है ना।
हम लोग क्रिस्टल सॉलिड के बारे में डिस्कशन करेंगे, एमॉर्फस से ज्यादा लेना देना नहीं है। दूसरा है लिक्विड। अच्छा, इस चैप्टर में जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, दैट विल बी द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बारे में बात करते हैं, है ना। इसके बाद वाला जो होगा दैट विल बी फ्लूइड। जो मैटर का जो दूसरा पार्ट होता है दैट इज फ्लूइड। अब देखिए, फ्लूइड में जो मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है, वीक होता है वो फ्लूइड, है ना। तो फ्लूइड आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एग्जिबिट नहीं करता है। मतलब मैं बोलूं कि फ्लूइड के अंदर स्ट्रेंथ होगा, फ्लूइड के अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा, या फ्लूइड के अंदर हार्डनेस होगा, टफनेस होगा, ऐसा कुछ फ्लूइड के अंदर प्रॉपर्टीज हम लोग नहीं पढ़ते हैं, होता ही नहीं है ना। वो सस्टेन ही नहीं करता है, फ्लूइड फोर्स को सस्टेन ही नहीं कर पाता है। बिसाइड उसके पास एक ही मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, और वो होता है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अगर आप फ्लूइड को प्रेस करेंगे, उसको दबाएंगे, कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे, तब जाकर के वो आपके फोर्स को सस्टेन कर पाएगा, अदरवाइज वो किसी फोर्स को सस्टेन नहीं कर पाता है। आप फ्लूइड को फोल्ड नहीं कर सकते, मतलब ऐसा नहीं कि आप उसको बेंड कर दिए, पानी उठाए हाथ में ऐसा लेके ऐसा बेंड कर दिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो फ्लूइड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सस्टेन नहीं करता जाता, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसके पास होता है। तो फ्लूइड के अंदर जो हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे वो प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड के नाम से ही आएगा। इसके अंदर आप लोग जो हम लोग पढ़ने वाले होंगे दैट विल बी द, पहले तो फ्लूइड जान लीजिए कि एनीथिंग विच कैन फ्लो, एनीथिंग एनीथिंग which can flow, which can flow are called fluid, are called fluid। तो जो भी कोई ऑब्जेक्ट जो फ्लो कर सकता है उसको हम लोग फ्लूइड कहते हैं। अब फ्लूइड में आपका लिक्विड भी आ गया और गैस भी आ गया, है ना। तो फ्लूइड का ही सब पार्ट हो जाएगा आपका लिक्विड एंड गैस। तो अगर मैं लिक्विड की बात करूं, मैं इसमें से लिक्विड की बात करूं, तो जो लिक्विड होता है उसके पास जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो होगा, जैसे विस्कोसिटी हो गया, है ना। इसमें आप लिक्विड के प्रॉपर्टीज के बारे में अगर आप डिस्कशन करेंगे, जब भी लिक्विड हम लोग पढ़ेंगे फ्लूइड के बारे में, तो इसमें आप विस्कोसिटी के बारे में आप जानिएगा। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, या आप कह सकते हो कि उसका जो स्ट्रेन होगा वगैरह वगैरह, कंप्रेशन के बारे में, कंप्रेशन, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन एटसेट्रा, ये सब आप पढ़ेंगे लिक्विड के बारे में, है ना। और जो जो गैस होता है, बेचारा गैस कुछ नहीं कर पाता है, तो इट हैज नथिंग टू डू विथ मैकेनिकल प्रॉपर्टी। ना गैस कंप्रेसिव फोर्स को वो सस्टेन कर पाता है, ना वो किसी तरह का आप अगर आप उसको खींचने की कोशिश करेंगे, इलोंगेट करने की कोशिश करेंगे, तो ना उसके खिलाफ कोई वो मैकेनिकल प्रॉपर्टी जनरेट कर पाता है। तो गैस का मैकेनिकल प्रॉपर्टी से कुछ भी लेना देना नहीं है। गैस के बारे में जो भी प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कशन करेंगे दैट विल बी द राइज इन टेम्परेचर, एक्सपेंशन वगैरह वगैरह। तो गैस का इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट सॉलिड ओनली, सॉलिड। जस्ट अ मिनट, ओके। सो सॉलिड के बारे में
हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। दैट इज अबाउट द मैटर, कि हम लोग इस टॉपिक पे, इस चैप्टर में जो भी पढ़ेंगे हम लोग सॉलिड के बारे में बात करेंगे। नाउ हियर इट इज द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक है, सॉलिड मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्यों शो कर पाता है? बिकॉज सॉलिड में जो इंटर एटॉमिक फोर्स होता है और जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, दैट इज क्वाइट हायर देन द एनी अदर स्टेट्स ऑफ मैटर। तो हम लोग लिख सकते हैं, सिंस सॉलिड एग्जिबिट, सॉलिड हैज higher interatomic, has higher interatomic force than any other state of matter, any other state of matter, state of matter। जो सॉलिड होता है इसके पास इंटर एटॉमिक फोर्स, या कह सकते हो कि इंटरमोलिकुलर फोर्स, किसी भी दूसरे स्टेट ऑफ मैटर से ज्यादा होता है। देखिए बेसिकली मैकेनिकल प्रॉपर्टी आता कहां से है? ये आता है, जैसे मान लीजिए कि मैंने बोला कि एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कि एक कोई सॉलिड है जो कि क्यूबिक फॉर्मेट में है, इट्स इन द फॉर्म ऑफ क्यूब, इसके सारे एटम्स क्यूब के फॉर्मेट में अरेंज्ड है ऐसा कुछ, और ऐसा बहुत सारा बॉन्ड बना होगा, है ना? ऐसा आप बहुत सारा बॉन्ड लेकर के बना सकते हो। मान लीजिए कि ये हर एक क्यूब के कॉर्नर पर एक एक एटम ऐसे ऐसे अरेंज किए गए हैं, लाइक दिस वन, है ना? सिमिलरली ये अपने बगल वाले के साथ, जो इसके बगल में जो एटम होगा उसके साथ बॉन्ड बना के रखा होगा, इधर बॉन्ड बना के रखा होगा, ये इधर बॉन्ड बना के रखा होगा, ऐसा, है ना? सो दिस विल गोज ऑन ए रेगुलर पैटर्न। ये ऐसा सारे के सारे बॉन्ड बना के रखे होंगे एक अपने अगल बगल के एटम्स के साथ, ऐसा कुछ, है ना? दिस ऑल विल अरेंज लाइक अ क्यूबिक सेल। छोटे छोटे मान लीजिए कि क्यूब है, बॉक्स है, आप उसको एक जगह अरेंज कर दीजिए, इट विल लुक लाइक ये एक क्रिस्टल, सबसे सिंपल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आप कह सकते हो कि एक क्यूबिक स्ट्रक्चर होगा। अब होता क्या है कि जब भी आप इस पर फोर्स लगाते हो, देखिए इन ये जो एटम्स है इनके बीच में आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन लगते रहता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन लगते रहता है। तो जब भी आप इस पर फोर्स लगाएंगे, है ना, व्हेन यू आर गोइंग टू अप्लाई अ फोर्स ऑन दिस, किसी भी तरह का अगर आप फोर्स लगा, जैसे मान लीजिए कि आप इस एटम के ऊपर फोर्स लगा दिया, आप प्रेस किए और आपके हाथ के नीचे ऐसा 15-20 या कुछ भी हो सकता है, 15-20 करोड़ ऐसे ही एलिमेंट आ गए जो आपके हाथों के नीचे दबने वाले हैं। तो जैसे ही आप ये फोर्स लगाएंगे, ये क्या करेगा? इन एटम को, इसका जो स्ट्रक्चर है इसको तोड़ने की कोशिश करेगा, जो कि ये बाकी सारे एटम्स नहीं होने देंगे। यू नो देयर इज ए टर्म कॉल्ड स्टेबिलिटी। एक ऑब्जेक्ट अगर वो स्टेबल है तो फिर वो अनस्टेबल नहीं होना चाहेगा। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हो, आप नजदीक लेकर के आते हो, तो ये एटम्स क्या करेंगे? इसको दूर फेंकने की कोशिश करेंगे, अपोज करेंगे इसको। ये जो एटम्स के अंदर, इस मैटर के अंदर जो फोर्स जनरेट हो गया, किसके वजह से? आपके एक एक्सटर्नल फोर्स के वजह से। आपने जैसे ही इस पर एक फोर्स लगाया, इसके अंदर के सारे जो इंटर एटॉमिक फोर्सेज है वो इंक्रीज होने लगे, बढ़ गए उसके मैटर के अंदर। ये जो फोर्स, ये जो इसका इंटरनल चेंज आया, दैट इज कॉल्ड एज मैकेनिकल प्रॉपर्टी, है ना? अब चूंकि लिक्विड के केस में ऐसा अरेंजमेंट होता नहीं है, तो एटम्स को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। या दे एग्जिबिट मैकेनिकल प्रॉपर्टी बट एट द वेरी मॉलिक्यूलर लेवल, या कह सकते हो कि बहुत ही छोटे से लेवल पर वो अपना मैकेनिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं।
जैसे सरफेस टेंशन, वो भी इंटरमोलिकुलर फोर्स का ही रिजल्ट है, पर वो बहुत ज्यादा नहीं है। यू कैन इजिली ओवरकम दैट सरफेस टेंशन। आप सरफेस टेंशन को बहुत ही आसानी से उससे ज्यादा फोर्स आप लगा करके मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर लेते हो। लेकिन सॉलिड को सेपरेट करना मुश्किल है। अगर लोहे को रॉड दे दिया जाए और बोला जाए कि इसके एक एक पार्टिकल को अलग कर दीजिए, हालत खराब हो जाएगी आपकी। तो जो मैकेनिकल जो सॉलिड होता है, इसके अंदर जो इंटर एटॉमिक फोर्स होता है ये सबसे ज्यादा होता है, या कह सकते हो कि इंटर मॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है ये सबसे ज्यादा होता है। इसलिए सॉलिड मैकेनिकल प्रॉपर्टी शो करता है, लिक्विड पार्शियली शो करता है, मतलब वेरी लेस, जबकि गैस ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल, न के बराबर, कुछ नहीं शो करता है वो। आई होप यहां तक आप लोगों को कुछ समझ में आया या नहीं आया। अभी तक मैंने कुछ ऐसा कोई रॉकेट साइंस बताया नहीं है। आज का लेक्चर आपका वैसे भी ज्यादातर इंट्रोडक्शन में ही चला जाएगा। इंटर एटॉमिक फोर्स मैंने यहां पर लिखा है। इंटर एटॉमिक फोर्स का मतलब क्या होता है? इंटर एटॉमिक फोर्स का मतलब होता है द फोर्स बिटवीन atoms are known as interatomic force। ठीक है, ये जो इंटरएटॉमिक फोर्स है ये किसके वजह से आता है? इट इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स भी आप कह सकते हो, काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, मतलब चार्ज के वजह से। जो इंटर एटॉमिक फोर्स होता है ये चार्ज के वजह से आता है ना, दैट इज ड्यू टू द चार्ज। मतलब जैसे मान लीजिए कि एक एटम है यहाँ पर, है ना, आपने एक एटम लिया और ये एटम कुछ यहाँ पर इस तरह का आपको दिख रहा है, और ये नहीं चलेगा, रेड कलर ही चलेगा, ये आपको दिख रहा है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसके पास इलेक्ट्रॉन होगा ऐसा कुछ, है ना। इसके बगल में एक और एटम होगा, बीच में इसका न्यूक्लियस है, और इसके चारों तरफ भी क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा, लाइकवाइज मान लीजिए कुछ ऐसा है, तो इनके बीच में जो आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन जो कुछ भी लगेगा, यही कहलाएगा इंटर एटॉमिक फोर्स, दो एटम्स के बीच में। सिमिलरली जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है ये भी कुछ इसी तरह का ही आप कह सकते हो कि इसे फोर्स है। जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा, बस नाम की तरह जो आपको लग रहा होगा कि से मोलिकुलर लिखा हुआ है यहाँ पर, तो यस, मोलिकुलर का मतलब होता है यू नो द डिफरेंस बिटवीन द एटम्स एंड मोलिक्यूल्स। ये आपको पता है कि एटम किसको कहते हैं और मॉलिक्यूल किसको कहते हैं, है ना। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स का मतलब हो गया दैट इज द फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सॉलिड, या कोई भी मटेरियल, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, है ना। जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि पोलराइजेशन हो गया हाइड्रोजन में, अगर आप वाटर H2O का अगर आपने बनाया ऐसा मॉलिक्यूल, तो कई बार होता है कि आपके जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ना। सो अगेन ये क्या करेगा, ये दूसरे किसी हाइड्रोजन के साथ ये क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा, है ना। और क्योंकि ये पार्शियली पॉजिटिव होता है, तो ये किसी दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, एंड इट विल अगेन, ये ऑक्सीजन है, दिस इज डेल्टा नेगेटिव एंड दिस इज हाइड्रोजन पॉजिटिव। अब ये किसी और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, एंड दिस इज हाउ इट जस्ट हैपेंस। ओके, तो यहां पर ये जो फोर्स होगा दैट इज द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स,
ये एक मॉलिक्यूल है वाटर का H2O, ये एक मॉलिक्यूल है वाटर का H2O, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा दैट विल बी द इंटरमोलिकुलर फोर्स। ये जो फोर्स होगा दैट विल बी द इंटरमोलिकुलर फोर्स। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटर एटॉमिक फोर्स एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स भी बेसिकली आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो निगेटिव चार्ज जनरेट हुआ है, निगेटिव चार्ज के वजह से, मतलब चार्ज के वजह से ही यहाँ पर भी जो फोर्स लग रहा है इंटरमोलिकुलर फोर्स में भी, तो आप कह सकते हो कि दिस इज आल्सो अ काइंड ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिक फोर्स। ये भी एक तरह से इलेक्ट्रिक फोर्स ही है, इलेक्ट्रिक फोर्स है। ठीक है, दैट इज नॉट डिफरेंट, मतलब बहुत ज्यादा डीप डिफरेंस नहीं है, है ना। जनरली ये माना जाता है कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है दैट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1/x रेज टू पावर 7 या 9, ऐसा कुछ रेशियो में होता है। मतलब जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे फोर्स का वैल्यू बहुत कम होते जाएगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स डिस्टेंस के बढ़ने के साथ ही कम होते जाता है। अब ये कितना डिस्टेंस तक वैल्यूएबल है या कितने डिस्टेंस तक ये अपना इफेक्ट को शो करता है, मान लीजिए कि इन दो एटम्स के बीच में या इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस इतना बढ़ जाए कि ये दोनों आपस में अब एक दूसरे के ऊपर फोर्स ही नहीं लगा पाएंगे, तब हम लोग कहते हैं कि नाउ दिस मटेरियल विल ब्रेक डाउन। हम लोग यही चीज को स्टडी करते हैं कि आखिर ये मटेरियल टूटेगा कब। अगर ये पेन का मैक्सिमम कैपेसिटी है 10 न्यूटन का लोड सहने का, है ना, और आप इसको बाइक में इस्तेमाल करेंगे, इट इज नॉट गोइंग टू सस्टेन दैट लोड। 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट भी नहीं, सेकंड लगेंगे इसको टूटने में, बिकॉज इसका जितना कैपेसिटी है लोड सहने का, आप इसको गलत जगह इस्तेमाल कर रहे हो, है ना। अच्छा, ये भी वाइज डिसीजन है कि अगर मुझे इसका काम सिर्फ लिखने में करना है, तो आप दो ऐसा पकड़ने में आप इस पर कितना फोर्स लगा सकते हो, मैक्सिमम अगर ये उतना सस्टेन कर ले तो काम हो गया। तो हम इसके लिए लोहा का पेन क्यों बनाए, अननेसेसरी, दैट विल बी द वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, या आप कॉस्ट बढ़ाएंगे इसका, एल्युमिनियम का पेन बना करके, लोहा का पेन बना करके, तो कॉस्ट बढ़ जाएगा इसका। तो जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही यूज करें। ये आप तब कर पाएंगे जब आपको इसका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पता होगा, नहीं तो अंदाज पर आप कुछ ज्यादा ही या तो मटेरियल डाल देंगे या तो बहुत ही वीक मटेरियल डाल देंगे। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ना इसलिए जरूरी होता है। आगे जाइएगा, मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको पूरा ये 6 महीने का एक कोर्स ही चलता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। So that is the interatomic force, that is the reason behind the mechanical properties of solid. Properties जो solid होता है वो mechanical properties शो करता है। यहां तक इस स्लाइड में किसी को दिक्कत है पूछ लीजिए। Anyone has problem? उज्जवल, yes उज्जवल, बोलिए ना, बोलो। सर वो इंटरमोलिकुलर फोर्स में इलेक्ट्रिक फोर्स है, और बता दीजिए। इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब, इलेक्ट्रिक फोर्स किसको कहते हैं, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बिल्कुल वही हो गया ना, ड्यू टू चार्ज। ओके। ये जो पार्शियल जो फोर्स, पार्शियल जो चार्ज जनरेट हो जाता है इन सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के वजह से, इसके वजह से मॉलिक्यूल्स में आपस में फोर्स लगने लगता है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरमोलिकुलर फोर्स। या जिसके वजह से भी लगे, अगर दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लग रहा है तो उसको इंटरमोलिकुलर फोर्स। सबको क्लियर है ये? किसी को पूछना है? एनीवन हैज प्रॉब्लम? शुड आई मूव अहेड? ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, आगे बढ़ते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में सबसे पहला है इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैंने बोला कि इसे पढ़ने के लिए इसमें बहुत कुछ है, बताना चाहे तो बहुत कुछ बता सकते हैं, बट दैट इज नॉट आवर स्कोप,
उसको पढ़ करके जान करके आपको अभी कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। तो जिसको इंफॉर्मेशन चाहिए वो अलग से मिल सकता है या फिर आप अलग से पढ़ सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील। प्रॉपर्टी है, अंग्रेजी में डिफिनेशन लिखा हुआ होगा, आपको उसको समझना होगा कि टफनेस और हार्डनेस में क्या डिफरेंस होता है। टफनेस, हार्डनेस, स्टिफनेस, ये सारी अलग अलग प्रॉपर्टीज है। हमारे लिए जो काम का प्रॉपर्टी है वो है इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, या कह सकते हो कि सॉलिड। इलास्टिक प्रॉपर्टी, इलास्टिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया? व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिसिटी इज? इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? देखिए, हम लोग नॉर्मली जो इलास्टिसिटी जनरल डे में इस्तेमाल करते हैं कि रबर ज्यादा इलास्टिक होता है, उसको खींच देते हैं, जो जितना ज्यादा लंबा होता है, जितना खींचने पर वो लंबा हो जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं कि ये ज्यादा इलास्टिक है ना। लेकिन ये शायद मिसकंसेप्शन है। एनीवन कोई बोलना चाहेगा कि इलास्टिसिटी बिसाइड फ्रॉम दिस डिफरेंशियल, व्हाट डू यू नो टिल डेट? अभी तक आप लोग इलास्टिसिटी के बारे में आपका कंसेप्शन क्या है? आप क्या जानते हो इलास्टिसिटी किसको कहते हैं? वर्ड तो इस्तेमाल किया होगा। मेरा सिंपल सा एक एग्जांपल है, क्वेश्चन है, आप इसको बताइएगा कि रबर और स्टील में सबसे ज्यादा इलास्टिक कौन होगा, रबर या स्टील? ओके, एक आदमी का रिप्लाई आया है, आदित्य का आया है स्टील। इसका मतलब आदित्य स्टील के बारे में जानता है, मतलब इलास्टिसिटी के बारे में जानता है। यस आदित्य, गो अहेड। व्हाई इट इज स्टील, व्हाई डोंट रबर? सर क्योंकि सर स्टील का सर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, रबर से ज्यादा मतलब वो मतलब वजन सह सकता, फिर वो अपने शेप को रिगेन भी कर सकता है दैट्स वापस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। कितना वो लोड सह सकता है, दैट्स नॉट मैटर। मैटर ये करता है कि इसे कौन अपने शेप को रीगेन कर पाता है। रीगेन कौन कर पाता है, दैट विल बी द मोस्ट इलास्टिक प्रॉपर्टी, या उसी को बोलते हैं कि वो जो मैटर होगा, वो जो सब्सटेंस होगा, वो सबसे ज्यादा इलास्टिक होगा, जो अपने शेप को रीगेन कर सकता है। या सिंपल शब्दों में कहे कि जो अपने अंदर सबसे कम डिफॉर्मेशन शो करेगा, वो सबसे पहले रीगेन करेगा, है ना, एग्जैक्ट रीगेन करेगा। इवन द मैटर डज नॉट चेंज देयर शेप। रुकनुद्दीन, हर एक मैटर अपना शेप चेंज करता है। अब ये डिपेंड करता है कि हम लोग नेकेड आई से देख पाते हैं कि नहीं देख पाते हैं, है ना। जैसे ही मैं इस पेन को पकड़ता हूँ, इस पेन के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो एटम्स होंगे, वो कंप्रेस होते होंगे, है ना। जरा आप इस पेन के दुनिया में पहुंचिए, ये छोटे 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 एटम से मिलकर के बना हो। जैसे ही आप इसको पकड़ते हो, वैसे ही ये मॉलिक्यूल्स जो होंगे, ये आपस में कंप्रेस हो जाएंगे। तो मानो या ना मानो कि जो ये जो सॉलिड है, इस पेन का जो स्ट्रक्चर है, ये चेंज होता है। दैट इज अप टू द मोलिकुलर लेवल। जस्ट इमेजिन करिए अपने आंखों के सामने एक सपना देखिए, इसे आप इस पेन के पास, आपका साइज इतना छोटा हो गया कि एटम्स के बराबर हो गया, और आप इसके मोलिकुलर दुनिया में आप घूम रहे हो, आपको चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ एटम दिख रहा है। तो जैसे ही एक फोर्स लगा होगा, एटम कंप्रेस हो जाएगा, है ना। तो शेप चेंज होता है, भले ही आपको वो दिखे या ना दिखे। तो जो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी ये कहता है कि द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच अ बॉडी टेंड्स टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। डिफॉर्मिंग फोर्स, अंडरलाइन दैट वर्ड टू। डिफॉर्मिंग फोर्स किसको कहते हैं? व्हाट इज डिफॉर्मिंग फोर्स? डिफॉर्मिंग फोर्स वो होता है जो एक्सटर्नल फोर्स है किसी भी बॉडी के ऊपर लगता है ना, या किसी भी सॉलिड के ऊपर लगता है, दैट इज कॉल्ड एज डिफॉर्मिंग फोर्स। एनी एक्सटर्नल
force, any external force, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो होगा, जो बॉडी को डिफॉर्म करने की कोशिश करेगा या डिफॉर्म करना चाह रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। यस आयुष, दैट आर एक्सटर्नल फोर्सेस। आई होप कि इलास्टिसिटी बहुत ही क्लियर होगा कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे मान लीजिए कि आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया, अब जैसे ही आप फोर्स को रिलीज कर दिए, आप हटा दिए फोर्स, तो इसका शेप जैसा पहले था वैसा ही अब भी होगा, करेक्ट। लेकिन अगर आप एक रबर को खींचेंगे, है ना, और जैसे ही उसको आप रिलीज करेंगे, कि हो सकता है कि वो थोड़ा सा रबर इलोंगेटेड फॉर्म में होगा, वो रबर इलोंगेट कर जाएगा, है ना, बोलते हैं लबहर गया, लबहर जाता है, वो अपने शेप को रिगेन नहीं कर पाता है। इसका मतलब वो लेस इलास्टिक है। स्टील ज्यादा इलास्टिक है। यू नो सबसे ज्यादा इलास्टिक कौन सा मटेरियल होता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विच इज द मोस्ट इलास्टिक मटेरियल? द मोस्ट इलास्टिक मटेरियल इज टिटेनियम, एल्युमिनियम, नो। मोस्ट elastic material is, you will be surprised to know that, glass। शीशा होता है, शीशा। शीशा अपने अंदर बिल्कुल भी डिफॉर्मेशन नहीं चाहता है ना, थोड़ा सा भी आप उसको इलोंगेट करने की या कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, अगर उसके मॉलिक्यूलर लेवल में ज्यादा चेंजेस हुआ तुरंत टूट जाएगा वो, है ना। या कह सकते हो कि शीशा के ऊपर जैसे ही आप फोर्स लगाते हो, ये अपने ओरिजिनल से एज इट इज, जैसा ये पहले था वैसा ये एग्जैक्ट हो जाता है लगभग। तो आप कह सकते हो कि इसे जो ग्लास होता है, दैट शोज द मोस्ट इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी देन एनी अदर मटेरियल। ओके, इट्स नॉट गोल्ड, टिटेनियम, नो, बिल्कुल नहीं। टिटेनियम, देखो टिटेनियम जो मटेरियल होता है ना, दैट इज नॉट यूज्ड ड्यू टू इट्स इलास्टिसिटी। टिटेनियम को इस्तेमाल करने के पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है, रुकनुद्दीन, वो है इसका वेट इज टू स्ट्रेंथ रेशियो। टिटेनियम का जो स्ट्रेंथ है और उस स्ट्रेंथ के लिए जो उसका वजन होता है वो बहुत कम होता है। स्प्रिंग हो सकता है इलास्टिसिटी, अविनाश देखो इलास्टिसिटी मोर और लेस सारे मटेरियल इलास्टिसिटी शो करते हैं, है ना, सारे मटेरियल इलास्टिसिटी शो करते हैं, पर जो स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को भी अगर आप इलोंगेट करते हैं तो ये अपने शेप को एग्जैक्टली रिगेन नहीं कर पाएगा। एग्जैक्टली इन द सेंस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेंटीमीटर एंड मीटर, इट इज अप टू द मॉलिक्यूलर लेवल्स, है ना। क्या उसके मॉलिक्यूल वापस से उसी तरह का अरेंजमेंट कर पाएंगे जैसा कि पहले करते थे? अगर पहले क्यूबिक स्ट्रक्चर था, अब आपने खींच दिया उसको, तो हो सकता है कि वो अब रोम्बस टाइप का हो जाएगा स्ट्रक्चर। तो क्या ये वो पहले जैसा ही स्ट्रक्चर बन पाया उसका? अगर वो बन पाया तो ठीक है, नहीं बन पाया इसका मतलब वो लेस इलास्टिक है। बट व्हाई ग्लास ब्रेक एज फोर्स इज एक्सर्टेड? यू नो, देखो मैंने बोला कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी इज नॉट ओनली ड्यू टू द इलास्टिसिटी, और भी कुछ उसके प्रॉपर्टीज होते हैं। जैसे जो ग्लास होता है वो ब्रिटल होता है, इट कैन नॉट डिफॉर्म, ग्लास को डिफॉर्म नहीं कर सकते आप इसको, आप इस पेन को आप थोड़ा सा बेंड जरूर कर सकते हो, है ना, बट इसको बेंड करके छोड़ नहीं सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है? इट्स नॉट लाइक आयरन रॉड कि आपने इसको फोर्स लगाया, इसको बेंड कर दिया, गोल गोल घुमा घुमा के इसको आपने रिंग बना दिया। यू कांट डू दिस बिकॉज इट इज ब्रिटल। देयर इज अ प्रॉपर्टी कॉल्ड ब्रिटल, ये आप लोग 10th में या 9th में पढ़े होंगे। ब्रिटलनेस ग्लास के अंदर बहुत ज्यादा होता है। वो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट उसका थोड़ा भी डिस्टर्ब हुआ, वो होने नहीं देता है, हो गया तो डायरेक्ट टूटता है।
Glass we built for a long time as we see in windows, thicker at the bottom and thin at the top. Why? Glass भी built for long time मतलब देखिए रुकनुद्दीन, एक चीज तो ऐसा है कि जो ग्लास आप विंडो में इस्तेमाल करते हो घर पे, मुझे लगता है कि दैट इज अ ग्लास. यू नो देयर इज अ मटेरियल कॉल्ड एज पॉलीकार्बोनेट. तो जो हम लोग ग्लास जो आप लोग लगाते हो ना, दैट आर पॉलीकार्बोनेट. ये आपको लगता है कि ये एक ग्लास है, पर वो ग्लास होता नहीं है ना. या जो भी ग्लास होते भी है, तो आपने जो क्वेश्चन पूछा है प्लीज हैंड रेज करिए, अनम्यूट करिए, तो मुझे समझ जाएगा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं. विंडोज थिकर एट बॉटम एट थिन एट टॉप. वाई? रुकनुद्दीन. हाँ यस, हाँ बोलो. सर जैसे कोई भी विंडो है तो बहुत दिन बाद जो है ना उसका विंडो का नीचे साइड का ग्लास जो है मोटा हो जाता है और ऊपर साइड का जो है पतला रहता है, मतलब नीचे का मोटा रहता है, ये गेस किए. रियली? यस सर. पता नहीं यार, आई डोंट नो, मतलब मुझे आइडिया नहीं है. बिकॉज ग्लास ऐसा नहीं है कि आपका वो नीचे एक्सपेंड कर जाएगा या वो ऊपर से लोड के वजह से ऐसा पचक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कह सकते ना ग्लास के बारे में. शायद वो स्टार्टिंग से ही वैसा बनाया हो. स्टार्टिंग से ही ऐसा बनाया जाता है कि अगर मटेरियल का सेल्फ वेट भी तो होता है. ये अगर मैं ऐसा रखूंगा तो इस मटेरियल का अपना सेल्फ वेट भी तो होता है. अगर ये बहुत दिन से ऐसा ही पड़ा रहा है तो इसका खुद का भी तो वजन लगेगा हमेशा नीचे की तरफ. तो आप भले ही एक्सटर्नल फोर्स आप नहीं लगा रहे हो, पर इसका सेल्फ वेट तो लग रहा है इसके ऊपर. इसके वजह से चांसेस ये रहता है कि इसे ग्लास शायद अपने सेल्फ वेट के वजह से क्रैक कर जाए या टूट जाए. तो करस्पॉन्डिंग वैसा डिजाइन किया जाता है कि शायद उसको रखने पर, वैसा खड़ा करने पर वो अपने से खुद के फोर्स के वजह से, खुद के मास के वजह से वो टूट ना जाए. शायद वो बहुत पहले से ही हो, या इस बारे में मुझे आइडिया नहीं है कि. हाँ यस आर्यन, गो अहेड. सर ग्लास जैसे कि हम फोर्स लगाए उस पे, हाँ तो इलास्टिसिटी होता है कि वो अपना गेन रिसेप करे, टेंस टू. हाँ, that's अगर हम good. फोर्स लगाए तो टूट गया तो सर वो अपना कैसे शेप रिगेन कर पाएगा वैसे में? तो देखिए अगर टूट गया तब तो वो कोई भी ऑब्जेक्ट ही नहीं रिगेन कर पाएगा ना. डिफॉर्मिंग फोर्स आप समझिए ना, मैंने बोल रहा है कि दिस इज डिफॉर्मिंग फोर्स, दिस इज नॉट द ब्रेकिंग फोर्स. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द डिफॉर्मिंग फोर्स एंड ब्रेकिंग फोर्स. आप एक ऐसा फोर्स ही लगा दिए कि वो टूट ही जाए, तब काहे का वो शेप रिगेन करेगा. टूट गया तो टूट गया, खत्म बात. डिफॉर्मेशन और ब्रेकिंग में अंतर समझ रहे हो आर्यन? डिफॉर्मिंग मतलब मुझे तोड़ना नहीं है, जस्ट वी हैव टू चेंज इट्स शेप. तो ग्लास का शेप चेंज करने तक आप फोर्स लगा सकते हैं क्या? तोड़ दिए तब तो बात ही खत्म होगा, फिर वो कहाँ शेप रिगेन कर पाएगा, है ना. ओके, और किसी को कोई डाउट? इलास्टिक आफ्टर फटीग क्या होता है? ओके देखो, फटीग भी एक तरह से लोड है ना. जो फटीग एंड क्रीप दो तरह का इस्तेमाल होता है. जैसे लोड का कई तरह से, लोडिंग कई तरह से होता है. एक होता है स्टैटिक लोड होता है, एक होता है कि आ, आप मतलब साइक्लिक लोड आप प्रोवाइड कराते हो. तो एक फटीग होता है जो कि अलग तरह का लोडिंग होता है, या एक अलग तरह से फोर्स जनरेट होता है. जैसे मान लीजिए कि अगर आप किसी भी बॉडी के अंदर आपके किसी भी बॉडी के अंदर क्रैक आ गया, छोटा सा अगर उसमें दरार आ गया, क्रैक आ गया, तो इसके बाद उसके अंदर जो जनरेट होता है दैट इज कॉल्ड एज फटीग, है ना. तो इसलिए कहा जाता है कि अगर कोई भी मटेरियल में अगर दरार आ गया, छोटा सा भी, मॉलिक्यूलर लेवल का भी दरार आ गया,
तो वो धीरे 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 फैलते जाएगा, फैलते जाएगा, फैलते जाएगा, एंड एट लास्ट इट विल कोलैप्स, टूट जाएगा ये। तो वो जो क्रैक जो प्रोपेगेट करता है ना, दैट इज कॉल्ड एज फटीग लोडिंग। मेरी बात समझ में आई? तो वो क्रैक डेवलप होने के बाद उस जो फटीग लोड तक पहुंचने तक, उसके बाद से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है वो अपने शेप को रीगेन नहीं कर पाता है। एक बार क्रैक डेवलप हो गया तो फिर वो शेप को रीगेन नहीं कर पाता है ना। अगर आप लोड को हटा दोगे, आप इसको इस तरह से आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर आपने लोड को हटा दिया, फिर भी मटेरियल बहुत देर तक उस मतलब बहुत देर तक इलास्टिसिटी को मेंटेन करके रखता है। ऑल ऑफ द सडन उसका जो शेप है वो आप एग्जैक्टली लोड के हटाते ही एग्जैक्टली वो अपने शेप को रीगेन नहीं कर पाता है। इट विल टेक सम टाइम, दैट इज इलास्टिक आफ्टर फटीग होता है। ऋषि, आई होप क्लियर होगा आपको। फोर्स हटाने के बाद तक भी अगर इलास्टिसिटी बॉडी में रह जाता है, दैट इज इलास्टिक आफ्टर फटीग। प्लास्टिसिटी, सर हाउ बुलेट प्रूफ ग्लास मेड? देखो, कहने के लिए ये बुलेट प्रूफ ग्लास होता है, लेकिन सिर्फ उसमें ग्लास नहीं होता है। यू नो, जो सैनिक लोग होता है बॉर्डर पर, वो लोग बुलेट प्रूफ ग्लास नहीं इस्तेमाल करते हैं, बालू इस्तेमाल करते हैं। एनीवन से व्हाई? सैंड का इस्तेमाल करने के पीछे, वो बोरी में सैंड भर भर के क्यों रखते हैं? यस आयुष, गो अहेड। सर क्योंकि बुलेट जब बालू में जाता है फ्रिक्शन के कारण वो बहुत ज्यादा स्लो होकर उसी में रुक जाता है। दैट्स ग्रेट। तो मिट्टी भी रख देने पे हो जाना चाहिए था, बुलेट स्लीप कर जाए। नहीं आदित्य, बुलेट स्लीप नहीं करता है। यू नो, जो सैंड जो होता है ना, सैंड ये एक जाली लाइक स्ट्रक्चर है। यू नो, जाली आपको रास्ता भी प्रोवाइड करेगा, मतलब एग्जैक्ट आपको वो रेजिस्टेंस, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि कैसे मैं बोलूं, आपके पेन का जो कैप है ना, कैप, यू नो, अगर उस कैप को मैं बोलूं को आप इसको तोड़ दीजिए, ऐसा बेंड बेंड कर करके तोड़ दीजिए, वो कैप जिसको खोसने वाला नहीं होता है, ये जो ऊपर वाला जो ये जो पार्ट है ना, ये वाला, ये अगर प्लास्टिक का होगा, याद है 3 रुपए वाला में एक प्लास्टिक का आता है, उसका जो कैप होता है, या कोई भी अगर आपको एक, मैं ये देता हूँ वायर, और मैं बोलता हूँ कि इसको आप ऐसा ऐसा करके तोड़ दीजिए, है ना, और ये एक पेन देता हूँ, इन दोनों में से किसको तोड़ना आसान है? एनीवन? इट्स वेरी इजी। कोई भी बोल सकता है कि इसमें से किसको तोड़ना आसान है। ऑफ कोर्स पेन को तोड़ना आसान है। यू नो व्हाई डैट? ऐसा क्यों है? बिकॉज ये रिजिडिटी शो करता है, ये अपने अंदर बेंडिंग को अलाउ नहीं करता है, तुरंत टूट जाएगा। बालू में और कंक्रीट में, कंक्रीट हालांकि तो वैसे टफ है, उसमें पैसा ज्यादा लगता है, कंक्रीट तो खैर ऑब्वियसली अच्छा होगा, लेकिन लो कॉस्ट में बालू क्या प्रोवाइड करता है? बालू ऑल ऑफ द सडन आपको फोर्स प्रोवाइड नहीं करता है। देखिए बालू कैसे होता है, ऐसे अरेंजमेंट होता है इसका, है ना। तो जैसे ही बुलेट यहां से इंटर करता है इस बालू के अंदर, है ना, इट ट्रेवल्स क्वाइट लार्ज डिस्टेंस, यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस को ट्रेवल कर पाता है, क्योंकि बालू इसको रास्ता प्रोवाइड करता है जाने के लिए, एंड साइड बाय साइड ये रेजिस्टेंस भी ऑफर करता है, फ्रिक्शन भी ऑफर करता है। तो ये जो डिस्टेंस के वजह से ये जो टाइम है इसका इंक्रीज हो जाएगा। यू नो, अगर इसका इनिशियल वेलोसिटी v है, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, सो जो फोर्स एग्जर्ट किया जाएगा, दैट फोर्स विल बी डेल्टा p बाय डेल्टा t। अब ये डेल्टा t जितना ही ज्यादा होगा उतना ही फोर्स अपने को कम लगेगा। आई बात समझ में? अब समझिए कि जो मड होता है, या फिर जो सिंपली जो आप मिट्टी लगा देते हो,
इसके वजह से अब क्या होता है कि ये जो स्टिफनेस यही से स्टार्ट हो जाता है ना। ये सबसे ज्यादा ये ज्यादा दूर ट्रैवल नहीं करने देता है, जिसके वजह से आपका बहुत ही कम समय में पूरा का पूरा मोमेंटम चेंज होता है। दैट मीन्स इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ फोर्स, रेजिस्टेंस फोर्स बाय दिस वॉल। अगर इतना फोर्स दीवार अपोज कर पाएगा, सस्टेन कर पाएगा तो ठीक है, नहीं तो गोली आर पार कर जाएगी, है ना। तो दैट्स वाई द रीजन कि ये हम लोग बालू को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये जाली लाइक स्ट्रक्चर है। बुलेट प्रूफ में भी हम लोग कुछ ऐसा ही टेक्नोलॉजी, इसी तरह के स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हैं। जो बुलेट प्रूफ मटेरियल होता है, दैट इज नॉट अ ग्लास, इट इज मेड अप ऑफ सो मेनी लेयर्स। एक लेयर ग्लास, दूसरा लेयर फाइबर, तीसरा लेयर ग्लास, चौथा लेयर फाइबर, फिर ग्लास, फिर फाइबर, ऐसा, है ना। तो ऐसा ये बहुत सारे लेयर्स को मिला करके आपका एक बुलेट प्रूफ तैयार होता है। ग्लास, जिसको आप बुलेट प्रूफ ग्लास कहते हो, ये बहुत सारे लेयर से मिल करके बना होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जैसे ही बुलेट यहाँ पर इंटर करता है, बुलेट जैसे ही यहाँ से इंटर करता है, ये पहला वाल इसको रेजिस्ट करता है, फिर इसका मोमेंटम थोड़ा सा डिक्रीज होगा, दूसरे लेयर पर आएगा, फिर इसका थोड़ा मोमेंटम डिक्रीज होगा, फिर ये यहाँ पर आएगा, फिर इसका मोमेंटम थोड़ा डिक्रीज होगा, एंड दैट्स व्हाई इट्स गोज ऑन। धीरे धीरे करते 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 यहाँ तक आते आते इसका मोमेंटम बहुत ही कम हो जाता है और ये इधर ही रुक जाता है, फंस जाता है। आप इसको कह सकते हो कि फंस जाता है बेचारा। ओके, सो दैट्स अबाउट द इलास्टिसिटी। एक है जगह 7 बार ठोकने से बुलेट प्रूफ ब्रेक, मतलब अब तुम बुलेट प्रूफ तोड़ने का तरीका मत बताओ मुझे, गिरफ्तार करवाएगा क्या। प्लास्टिसिटी क्या होता है? अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएंगे, उसको हटाने के बाद, उस डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाने के बाद अगर वो शेप को रिगेन नहीं कर पाया, अगर वो रिगेन नहीं कर पाया, तो अब हम उसको कहेंगे प्लास्टिसिटी। या कह सकते हो कि प्लास्टिसिटी का मतलब हो गया कि डिफॉर्म्ड, परमानेंटली डिफॉर्म। जैसे आपके पास एक क्या बोल सकता हूँ, जैसे मान लीजिए कि आपने ये एक लोहे का रॉड लिया और आपने इसको इतना ना फोर्स लगा दिया इस पर दोनों साइड से, इसका जो पहले जो लेंथ था एल, बाद में इस फोर्स लगाने की वजह से इसका जो लेंथ हो गया अब हो गया एल नॉट, या बोल सकते हो कि एल डैश, फोर्स अभी भी उतना। ठीक है, तो ये जो फोर्स लग रहा था पहले, इसका जो लेंथ चेंज हो गया, अब ये जो रॉड है ये वापस अपने लेंथ पर वापस नहीं आ सकता है। जो इसका लेंथ था पहले, उस लेंथ पर वापस नहीं आ जाएगा, ये वायर के रूप में डिफॉर्म हो चुका है। तो ये वो पॉइंट है जहां पर हम बोलेंगे कि से ये जो आयरन है ये प्लास्टिसिटी शो कर दिया, मतलब दैट इज परमानेंटली डिफॉर्म। अब ये वापस नहीं आएगा, नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल से। इलास्टिसिटी के रीजन में ये परमानेंटली डिफॉर्म नहीं होता है, इट्स लाइक ए स्प्रिंग। आप कह सकते हो कि से ये एक स्प्रिंग की तरह है कि आपने अगर आपको खींच दिया है ना, द होल स्ट्रक्चर कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द हेल्प ऑफ ए स्प्रिंग। मैं थोड़ी देर में वो भी मैं बताऊंगा कि स्प्रिंग मॉडल कैसे एक्सप्लेन करता है इस पूरे प्रॉपर्टीज को। कि अगर आपने इसको खींचा, फोर्स लगाया, अगर आप इस स्प्रिंग के लिमिट में फोर्स लगा रहे हो तो हो सकता है कि ये स्प्रिंग इस पॉइंट के अबाउट आगे की तरफ जरूर जाए और फिर ये वापस लौट आए। लेकिन अगर आप स्प्रिंग पर इतना फोर्स लगा दिए कि ये अब बेचारा स्प्रिंग खुद ही सीधा हो गया ऐसे, अब ये वापस कैसे जाएगा? नाउ दैट विल कॉल्ड एज प्लास्टिसिटी। मेरी बात समझ में आई? कई बार जो पेन का स्प्रिंग होता है ना, हम लोग खींचते हैं उसको, है ना। बचपन में टिप टॉप पेन चलाने का बहुत शौक करता था,
तो टिप टॉप पेन खरीद करके लेकर के आते थे, पेन फिर धीरे धीरे खराब हो जाता था, बार बार आप टिप टॉप करते रह जाएंगे तो ये स्प्रिंग है, बहुत ज्यादा इलास्टिक नहीं है, ये धीरे धीरे खराब हो जाएगा। बार बार लोडिंग करने की वजह से ये प्लास्टिकली परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है, फिर ये अपना शेप रिगेन नहीं कर पाता है, तो आपका पेन का जो टिप टॉप है वो खराब हो जाता है ना। अब होता क्या है कि तब हम लोग बचपन में दिमाग ज्यादा लगाते थे, पेन को निकाला, उसका स्प्रिंग दांत से पकड़ के खींच देते थे, चलो अब तो लंबा हो गया, अब टिप टॉप करेंगे तो करने लगता था। व्हाट वी डिड वाज अच्छा, उसमें अगर बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया तो वो स्प्रिंग बेचारा सीधा हो जाता था, तो फिर दूसरे का पेन में से स्प्रिंग निकालना पड़ता था, समझ रहे हो। रॉड ब्रेक नहीं होगा व्हेन वी यूज हीट बट फोर्स एज वेल और नॉट सर। अगेन रुकनुद्दीन अनम्यूट करिए। हाँ अनम्यूट करके बोलो रुकनुद्दीन, क्या बोलना चाहते हो बोलो। सर बोले कि जैसे अभी रॉड में दोनों तरफ से फोर्स लगाए तो वो लेंथ इंक्रीज कर जाएगा, हाँ ब्रेक नहीं होगा, ब्रेक होना नहीं चाहिए। ये वाला यस सर। देखिए, मेटल का और बीटल मटेरियल का अलग अलग प्रॉपर्टी होता है। जैसे अगर आप इसको खींचेंगे तो ये डायरेक्ट टूटेगा, यस। जो मेटल होता है वो डक्टाइल होता है, इतना जल्दी नहीं टूटेगा। इसको आप फोर्स लगाते जाइए, पहले ये इलोंगेट होगा, फिर जब टूटना होगा तो रॉड का स्ट्रक्चर पहले कुछ इस तरह का होगा, है ना। जब आप फोर्स लगाते जाएंगे तो ये रॉड, इसको कहा जाता है नेक स्ट्रक्चर या बॉटम नेक स्ट्रक्चर। अगर आप जब फोर्स बहुत देर तक लगाते जाएंगे, इतना बढ़ने के बाद, इतना लंबा होने के बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं अभी और फोर्स लगाना चाहिए, तो धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, इसका जो डायमीटर है ये घटते जाएगा। आटा का लोइया खींचे हो कभी? यस सर। एक सर्टेन लिमिट तक ये इंक्रीज होता है, और आफ्टर दैट इसका जो स्ट्रक्चर आपको याद होगा, इसका जो डायमीटर होगा, अब खींचना तो ध्यान देना, इट्स गो कीप ऑन डिक्रीजिंग, ये धीरे धीरे घटते जाता है। इसको बोलते हैं नेक स्ट्रक्चर। जब नेक फॉर्मेशन हो जाएगा, इसका गर्दन बन के तैयार हो जाएगा, अब समझ लीजिए कि इसके बाद अगर आप खींचिएगा तो ये टूट जाएगा, है ना। तो वी विल सी इन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कि कैसे ये काम करता है। आप जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लोड लगाते हो तो वो कब तक अपने शेप को रिगेन कर पाता है, कब तक वो रिगेन नहीं कर पाता है, कब वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो उसको अभी आने में समय है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। सो प्लास्टिसिटी आप समझ गए होंगे, ये परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है। हाँ विराज जी कहिए। सर गाड़ी का जो शॉकर होता है, अरे बाप रे, हाँ होता होगा। उसको सर अगर जर्क लगता है तो वो तो इलोंगेट करना चाहिए। जर्क लगेगा तो इलोंगेट क्यों करेगा भाई? मतलब जर्क जब कंप्रेस मतलब होगा ना। जर्किंग में लगेगा तो वो सर इलोंगेट करेगा ना। गाड़ी का सॉकर में अंदर स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। यस सर। इट्स डबल पिस्टन सिस्टम, ठीक है। इट इज अ काइंड ऑफ डबल पिस्टन। अब इसके अंदर आप कह लीजिए कि यहाँ पर अगर मैं एक स्प्रिंग लगा दूं, अब अगर आप यहाँ पर जर्क लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, तो व्हाट विल डू, ये जो पिस्टन होगा ये किधर जाएगा, अंदर की तरफ। तो आप बताइए कि क्या ये स्प्रिंग टूट जाना चाहिए? क्या हम लोग ऐसा स्प्रिंग नहीं डिजाइन कर सकते कि जो इस तरह जर्क को सस्टेन कर सके? ये मैक्सिमम जर्क कितना हो सकता है, कैन यू फाइंड इट? आपका गाड़ी का वजन है 150 kg, आप मैक्सिमम स्पीड इस पर चला सकते हो, मान लो 108 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। इसका मतलब कितना हो गया, स्पीड कितना मीटर पर सेकंड हो जाएगा? 30 मीटर पर सेकंड, यही ना। यस सर। अब अगर आप इतना स्पीड से अगर आप जंप कर भी जाते हैं, है ना, द वर्स्ट केस विल बी इट विल कोलाइड डायरेक्टली,
अगर आप इतना स्पीड से अगर आप जंप कर भी जाते हैं तो इस पर मैक्सिमम इम्पल्सिव फोर्स कितना लग सकता है, दैट विल बी द चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, एफ डॉट डी टी विल बी डेल्टा पी, है ना। तो 150 गुना 30 ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 4500। 4500 न्यूटन लगभग, मान के चलिए कि ये इतना फोर्स हो गया। तो क्या हम लोग एक ऐसा स्प्रिंग नहीं बना सकते जो कि 4500 न्यूटन के अंदर वो इलास्टिसिटी शो कर सके, प्लास्टिसिटी नहीं। अगर 4500 न्यूटन पे वो प्लास्टिसिटी शो करने लगा मतलब परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा, तब तो वो किसी काम का नहीं है, मेरे काम का नहीं है ना। तो यस इतना सर। इतना लोड लगाने के बाद वो किस रेंज में आना चाहिए, मेरा इलास्टिक रेंज में, कि जैसे ही ये लोड हटाऊ ये वापस से अपने शेप को रिगेन कर ले, वैसा स्प्रिंग बना लूंगा। आई बात समझ में, ये बात समझ में आई। यस सर। हाँ, तो इसलिए अब टेक्नोलॉजी और डेवलप हो गया, अब बोला जाता है कि स्प्रिंग हटाओ, इसके अंदर फ्लूइड डाल दीजिए, लिक्विड। फ्लूइड क्या करता है सर वहां पे? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। गाड़ी बनाना होगा तो आ जाना, अलग से सॉकर खोल के पढ़ेंगे उसमें। चलिए, दैट इज अबाउट द प्लास्टिसिटी। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, और दो प्रॉपर्टी है। देखिए, ये है आइडियल कंडीशन। प्लास्टिक इलास्टिसिटी आप जान गए, परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल, यू नो, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, वो बॉडी जिसके अंदर फोर्स लगाने के बाद वो ऑलमोस्ट, देखो मैंने बोला ना कि से आप कितना भी कुछ कर लीजिए एग्जैक्ट शेप रीगेन नहीं हो पाता है ना। अगर मैं इस मोबाइल के ऊपर मैं फोर्स लगा दिया, ऐसा मैंने फोर्स लगा दिया और मैं सोच रहा हूं कि अच्छा मेरा मोबाइल अभी भी ठीक है, तो ठीक है, पर इसके अंदर कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन हो चुका होगा, ये आप यकीन मानिए। अब बोलोगे कि सर कुछ तो हुआ नहीं, सब कुछ ठीक है, तो आप डेली ऐसा ही करिए, इसके ऊपर स्क्रीन पर डेली इतना फोर्स लगाइए और छोड़ दीजिए, फोर्स लगाइए छोड़ दीजिए, और देखते हैं कि ऐसा आप कितने दिन तक कर पाते हैं। यू नो, डेली डेली ये करने से जो पर डे आप इसके अंदर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर रहे होंगे, वो एक दिन वो डिफॉर्मेशन एक मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाएगा और ये टूट जाएगा। सो बॉडी अपने प्रॉपर शेप को रिगेन नहीं कर पाता है एग्जैक्टली, भले ही वो मॉलिक्यूलर लेवल पे ही सही, एक एटम के डिस्प्लेसमेंट से ही सही, भले ही एक ही एटम डिस्प्लेस हो गया है, पर वो अपने ओरिजिनल पोजीशन को एग्जैक्टली रीगेन नहीं कर पाता है ना। लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि चलो कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो एग्जैक्टली नहीं तो कम से कम सबसे ज्यादा अपने ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर पाते हैं। उस मटेरियल का नाम होता है, एक होता है क्वार्ट्ज फाइबर, क्वार्ट्ज फाइबर ये मटेरियल का नाम है, मत बोलिएगा ये क्या होता है, मटेरियल है। और दूसरा फॉस्फोर ब्रोंज, मैंने इसको रेड किया है इसलिए क्योंकि ये जो वर्ड है ना फॉस्फोर ब्रोंज, ये आप कई बार एक्सपेरिमेंट में इसको आप इस्तेमाल करेंगे, फॉस्फोर ब्रोंज को। शायद आप 10th में भी इस तरह का एक एक्सपेरिमेंट पे आपने इस्तेमाल किया होगा, शायद नहीं किए हो, नहीं सुने हो। तो फॉस्फोर ब्रोंज आप एक्सपेरिमेंट जब आप करते हो तो उसमें जो पतला सा जो वायर इस्तेमाल किया जाता है वो फॉस्फोर ब्रोंज का होता है। ये आपको केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज फॉस्फोर ब्रोंज। It is an alloy of copper containing 4% to 10% of tin and 0.05% to 1% phosphorus. तो कॉपर एंड टीन ये दोनों मिल करके क्या बन जाता है, ब्रोंज, और उसमें फास्फोरस मिला दिया तो इसको कहते हैं फॉस्फोर ब्रोंज। ये एक तरह से एलॉय है। एक है क्वार्ट्ज फाइबर, ये वो मटेरियल है जो on the removal of deforming force the body regain its original configuration completely. It is said to be perfectly elastic body. जैसे ही आप फोर्स को हटाते हो, डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाते हो, ये अपने ओरिजिनल शेप को कंप्लीटली रीगेन कर पाते हैं, दैट आर कॉल्ड एज परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। ठीक है,
तो ये दो एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, एक होता है क्वार्ट्ज फाइबर और दूसरा होता है फॉस्फोर ब्रोंज। these two materials are considered as perfectly elastic body। ठीक है, अब समझिए परफेक्टली इलास्टिक बॉडी याद है, कोलिजन एवन बैच, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो अगर मुझे कोलिजन कराना होगा परफेक्टली इलास्टिक, तो मैं कैसे मटेरियल को ढूंढूंगा? ऐसे, इनको मैंने क्या बोला था कि जो इलास्टिक कोलिजन होता है, इलास्टिक कोलिजन के समय मटेरियल जो है वो डिफॉर्म नहीं होता। ये बॉल आता है, बॉल का जो शेप होता है ये जाएगा, टकराएगा और टकरा करके ये वापस चला जाएगा with सेम वेलोसिटी, E इज इक्वल टू 0, है ना, E इज इक्वल टू 1। आयुष, तो यहां पर होता है इलास्टिक कोलिजन, क्यों? क्योंकि इसका बॉडी कोलिजन के समय डिफॉर्म नहीं होता है, तो कोई भी एनर्जी इसके डिफॉर्मेशन या रिफॉर्मेशन में वेस्ट नहीं होता, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। वैसा ही कुछ ये परफेक्टली इलास्टिक बॉडी के बारे में बात कर रहा है कि अगर आप जैसे ही फोर्स हटाते हो, अगर वो अपने पोजीशन को रीगेन कर पाता है कंप्लीटली, तो उसको हम लोग कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। सिमिलरली जो अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन नहीं कर पाता, इफ द बॉडी डज नॉट हैव एनी टेंडेंसी टू रिकवर, कोई मतलब नहीं, अगर आपने इसको खींच दिया, बस खींचा रह गया। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बोल सकता हूँ मड, एग्जांपल है मड, या कह लीजिए कि आटा का लोइया है ना, आटा जो हम लोग घर पे सानते हैं, आप उसको खींच के छोड़ दीजिए, कोई इंटेंशन नहीं है उसका वापस जाने का भाई, जितना आप खींचेंगे उतना ही खींचा रह जाएगा बस। मड मतलब मिट्टी वाला जो होता है, अगर आप उसको जितना खींचिएगा खींचा रह गया। जो भी उसको क्या बोलते हो, लट्ठा बोलते हो तो लट्ठा, हम लोग लोइया बोलते हैं तो वो लोइया हो गया। अगर आप उसको खींचेंगे वो खींचा हुआ ही रह जाएगा, इट हैज नो इंटेंशन टू गो बैक, दैट इज कॉल्ड एज परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। So that is the 4 properties you need to know about elastic properties of material। हमारा जो पूरा ये चैप्टर है ये इसी के इर्द गिर्द घूमता रहेगा कि कब किस बॉडी में कितना इलोंगेशन होगा, कितना कॉन्ट्रैक्ट होगा, इट्स लाइक ऑल द थिंग्स। तो हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन बोले तो इलोंगेशन एंड कंप्रेशन कितना होगा। नेक्स्ट स्लाइड, यहां तक किसी को कुछ पूछना है क्या? यहां तक किसी को कुछ डाउट है, किसी को कुछ पूछना हो? नो। द नेक्स्ट वन इज, मैंने बोला रीजन फॉर इलास्टिक, नहीं लिखे हैं, छापो छापो। हो गया? हो गया क्या? यस नो बोलो भाई, आगे बढ़े। मेरा तो हो गया। हो गया। ओके अंकित जी, शुक्रिया। नेक्स्ट है दैट इज रीजन फॉर इलास्टिसिटी। मैंने बोला किसी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स या इंटर एटॉमिक फोर्स है। आप इस फिगर को जरा ध्यान से देखिए, ये एक्चुअल में नहीं ऐसा होता है, इट्स जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन कि क्या हो सकता है, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज। ये एटम्स एटम्स हैं, आप देख रहे हो कि अगर मैं इस एटम को मैं ऐसा करेक्ट कर दूं, देखिए इस एटम को मैं एक कनेक्ट करूं ऐसा, ये इधर से, ये इधर, ये एक इधर, ये आपको एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इट इज अ क्यूब लाइक स्ट्रक्चर।
सी दिस, ये एटम इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये एटम इसके साथ जुड़ा हुआ है। इट्स अ क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, है ना। ऐसा एक क्यूब है, ये दूसरा क्यूब है, ये तीसरा क्यूब है, ये चौथा क्यूब है, पांचवा, ऐसा बहुत सारा क्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपस में जुड़े हुए हैं। इसी को कहते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। दैट इज द सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर इज क्यूबिक सेल, है ना। मैंने बोला कि ये जो दो एटम्स है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होगा ना, दैट बॉन्ड इज लाइक ए स्प्रिंग। ये दो एटम्स के बीच में जो आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों एटम्स आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, है ना। ये एटम्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसको आप लोग केमिस्ट्री में बॉन्ड कहते हो। मैं बोल रहा हूं कि ये जो बॉन्ड है, दिस बॉन्ड इज लाइक ए स्प्रिंग। इमेजिन करिए कि मैं इस एटम को अगर मैं खींचता हूं इधर की तरफ, मैं इस पर फोर्स लगाता हूं, तो ये बाकी के सारे एटम इस पर क्या करेंगे, इसको पीछे की तरफ खींचेंगे, ये इस पर पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा, ये इसको नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा। एवरी एटम विल ट्राइज टू पुश बैक, इसको वापस खींचने की कोशिश करेगा। हियर इट कम्स मैकेनिकल प्रॉपर्टी, या आप कह सकते हो कि इलास्टिसिटी। ये जो मेटल के अंदर या मटेरियल के अंदर, सॉलिड के अंदर जो इलास्टिसिटी आता है, वो किसके वजह से आता है? दैट इज इंटर एटॉमिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक फोर्स। आप इसको स्प्रिंग मॉडल से समझ लीजिएगा, इसको स्प्रिंग मॉडल कहा जाता है। समझने में आसानी यही होती है कि अगर आप इसको खींचेंगे, तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगाएगा? अंदर के तरफ। तो इट्स लाइक दैट कि अगर आप किसी सॉलिड को इलोंगेट करने की कोशिश करेंगे, आप इस पर बाहर की तरफ फोर्स लगाने की कोशिश करेंगे, तो जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स है, जो सॉलिड के एटम्स है, वो इसको अंदर के तरफ खींचने की कोशिश करेगा। इसके मॉलिक्यूल्स के अंदर जो होगा वो इनसाइड, अंदर के तरफ फोर्स लगाने की कोशिश करेगा। याद करिए, मैंने ये चीज टेंशन के लिए समझाया था कि जैसे ही आप रस्सी को आप इलोंगेट करने के लिए कोशिश करते हो, उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करता है। इट्स लाइक दैट। टेंशन भी क्या है? एक तरह से वो इलास्टिसिटी है, वो इंटरनल प्रॉपर्टी है जिसके वजह से वो टेंशन प्रोड्यूस हो जाता है। तो जैसे ही आप इलोंगेट करेंगे, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स इसको अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। अगर ये दो फोर्सेज 90 डिग्री पर लग रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर की तरफ आएगा, कुछ ऐसा। इट्स लाइक दैट, ऐसा ही कुछ ये स्ट्रक्चर है। अगर आप इसको कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे, तो ये जो मॉलिक्यूल्स, ये जो स्प्रिंग होगा, ये क्या करेगा? अब इस पर बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा, अब इधर की तरफ ये फोर्स लगाएगा, ये इस पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। यू नो, देयर विल बी अनदर मटेरियल, जहां पर अगर आप इस रॉड को अगर आप कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे, फोर्स आप अंदर की तरफ लगाएंगे, तो इसके अंदर का जो स्प्रिंग होगा, ये इसको अपोज करेगा और वो फोर्स लगाएगा इस पर बाहर की तरफ, वो इस पर फोर्स लगा देगा बाहर की तरफ। इट्स लाइक दिस वन। यहां से आता है इलास्टिसिटी। अगर आप कंप्रेस करेंगे तो अंदर के जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा वो बाहर की तरफ लगना शुरू कर देगा। जैसे ही आप फोर्स हटाएंगे, ये अपने शेप को रीगेन कर लेगा। सिमिलरली, अगर आप ये बाहर के मटेरियल, बाहर का फोर्स हटा देंगे, तो ये अपने शेप को वापस रीगेन कर देगा। लेकिन अगर आपने कुछ फोर्स ऐसा लगा दिया, कुछ इतना फोर्स लगा दिया कि ये अब स्प्रिंग ही सीधा हो गया, मतलब अब स्प्रिंग का बियॉन्ड कैपेसिटी हो गया, तो हम लोग कहते हैं कि अब ये मटेरियल टूट गया, ब्रेक डाउन। आई बात समझ में? क्या ये चीज समझ में आया आप सबको? Why there is elasticity? That is due to the intermolecular force, interatomic force। और आप उस फोर्स को कंपेयर कर सकते हो जस्ट लाइक स्प्रिंग फोर्स। Is it clear to everyone? Please say yes or no. Should I move ahead? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So इसके करस्पॉन्डिंग एक शायद जो लोग पढ़े होंगे, अगर सॉलिड वगैरह पढ़ चुके हो, क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ चुके हो, तो ये भी आप पढ़े होंगे कि देयर इज ए ग्राफ known for everyone। ये ग्राफ भी आप लोग ड्रॉ कर लीजिए। आप इसको कह सकते हैं स्टेबिलिटी ग्राफ है, या आप कह सकते हो इसे, ये ग्राफ आपको ये चीज को रिप्रेजेंट करता है कि अगर आपके पास कोई एटम है जिसका साइज
जिसका रेडियस है r0, दिस इज r0, है ना। ये वो पोजीशन है जहां पर जो एटम है वो स्टेबल है। स्टेबल इन द सेंस कि इस पॉइंट पर जो इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा वो सबसे मिनिमम होगा। यस, दैट पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम, तभी जाकर के ये क्या कहलाएगा, स्टेबल कहलाएगा, है ना। जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा तो वो अनस्टेबल कहलाएगा। तो याद रखिए, जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा तभी जाकर के हम लोग कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट स्टेबल है। ठीक है, अब आप देख सकते हो इन दोनों ग्राफ को एक साथ में कंपेयर करिए। अगर डिस्टेंस r0 है, मतलब r0 पर जब ये स्टेबल है उस समय पोटेंशियल एनर्जी सबसे मिनिमम है। जैसे ही आप r0 से इसका रेडियस बढ़ाने की कोशिश करते हैं, मतलब अगर आप इसको इलोंगेट करने की कोशिश करते हैं, अगर आप इसको बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, सो देयर विल बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हियर इट इज अट्रैक्शन। और जैसे ही आप इसको कंप्रेस करने की कोशिश करते हो, मतलब r0 से छोटा करने की कोशिश करते हो, देयर विल बी फोर्स ऑफ रिपल्सन। दिस ग्राफ इज वेरी मच फेमस, आपको ये ग्राफ याद होना चाहिए कि ये जो r0 है, यहां पर आप देख सकते हो कि फोर्स क्या है, 0। r0 पर जो फोर्स का वैल्यू है क्या है, नेट फोर्स क्या है, 0 है। और नेट फोर्स 0 होगा तभी जाकर के ये बॉडी क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। अगर आपको याद होगा वर्क पावर एनर्जी में हम लोग पढ़े थे कि कंजर्वेटिव फोर्स, F कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, du/dx। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैंने बोला था कि जो ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, तो अगर इसको इक्विलिब्रियम में रहना है, स्टेबल रहना है, इसका मतलब F कंजर्वेटिव क्या होना चाहिए, 0। मतलब du/dx क्या होना चाहिए, 0। तो इस पॉइंट पर आप देखोगे कि इस पॉइंट का जो स्लोप होगा, इस पॉइंट का स्लोप भी क्या होगा, 0, है ना। तो इस ग्राफ में भी आप देख सकते हो कि अगर पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ रहता है, अगर उसका स्लोप 0 होगा तो मैं बोलूंगा कि ऑब्जेक्ट स्टेबल है, या इस पॉइंट पर जो फोर्स करस्पॉन्डिंग होगा वो भी क्या होगा, 0। अब स्टेबिलिटी भी दो तरह का होता है, एक होता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम, जो कि वर्क पावर एनर्जी में आप लोग जानते हो, अभी तुरंत पढ़े थे A2 बैच। स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या था, कोई बताएगा, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, du/dx 0 के बराबर होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या था कि इसका डबल डिफरेंशिएशन 0 से d²u/dx², ये क्या होना चाहिए, 0 से छोटा। निगेटिव होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, निगेटिव, है ना, देख लीजिए। और दूसरा जो होता था अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो इसके लिए कंडीशन क्या था कि du/dx, देखो du/dx अगर इक्विलिब्रियम में है तो इसका du/dx 0 होगा ही होगा, कंजर्वेटिव फोर्स नेट फोर्स 0 होना ही पड़ेगा। पर सर वो डबल डिफरेंशिएट ग्रेटर होगा 0। स्टेबल में ग्रेटर देन 0 है क्या, यस सर। नहीं सर, लेस देन है लेस देन 0 होगा, मैंने करेक्ट सर। कराया। बाद में आप ग्रेटर करवाए थे। बाद में ग्रेटर करवाया था क्या, यस सर। कहाँ सर है मेरे, पता नहीं, देख लेना यार, मुझे याद नहीं है। dx² जो भी कंडीशन है यहाँ पर, लेस देन ग्रेटर देन, जो भी है नोट्स में लिखवाया हुआ है, देख लो। सो ये कंडीशन होता है अनस्टेबल और स्टेबल इक्विलिब्रियम का। तो ये जो है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। जैसे ही आप इसको इलोंगेट या कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम को पहचानने का तरीका क्या था कि अगर आप इसके पोजीशन से डिस्प्लेस करेंगे इधर उधर, तो यह अपने शेप को रीगेन करने की कोशिश करेगा। अगर ये रीगेन करने की कोशिश किया तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन जब आप इसको डिस्प्लेस करेंगे
और अपने पोजीशन को रीगेन नहीं कर पाया या रीगेन करने की कोशिश नहीं किया, दैट इज कॉल्ड एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। दिस इज अनस्टेबल, दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर प्लास्टिसिटी और इलास्टिसिटी कुछ इसी तरह का इक्विलिब्रियम को शो कर रहा है। प्लास्टिसिटी में क्या मतलब क्या है कि जैसे ही आप उसको खींच देंगे फिर से अपने वापस शेप पर नहीं जाएगा, मतलब वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा। और इलास्टिसिटी में क्या था कि जैसे ही आप इसको खींचेंगे, डिस्प्लेस करेंगे, ये वापस अपने पोजीशन पर आ जाएगा, इसको हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। समझ में आया? So that is the end of today's topic. किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। लेट मी चेक कि स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या था। यहां तक किसी को कुछ पूछना है? एनीवन? अगर नहीं पूछना है तो देखिए, कल के लेक्चर में यहां तक हम लोग का हो चुका है। अब हम लोग पढ़ना रह गया है स्ट्रेस। तो वी विल डायरेक्टली कम बैक टू द टॉपिक स्ट्रेस। ठीक है सर एक बार सेकेंड पेज पे चलिए ना। सेकंड पेज, ये है सेकंड पेज, बोलिए। 21 से आगे। हाँ, ओके। So you can leave here. It is the end of our today's first lecture.